Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT classes chapter 5 when people rebel 1857 and after. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज हम लोगों का NCERT कक्षा 8 का 5वां अध्याय है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1857 की जो क्रांति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो क्यों हुई थी इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप ये चित्र 1 में देख पा रहे होंगे कि सिपाहियों और किसानों ने विद्रोह के लिए ताकत एक साथ जुटाई थी, यानी कि उस समय जब ये 1857 का विद्रोह छिड़ा था तो उस समय किसानों और सिपाहियों ने एक साथ ताकत को जुटाया था और जो कि उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। तो अब बात करते हैं उस समय नीतियां और लोग की, अर्थात पॉलिसीज एंड द पीपल। तो देखिए, तो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आ रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये तमाम पॉलिसीज़ लेकर आ रही थी तो जितनी भी जनताएं थी, यानी कि भारत में रहने वाली जितनी जनता थी वो इनसे परेशान थी, यानी कि वो कंपनी रूल से मुक्ति चाहती थी। एक तरीके से जो कंपनी चाहती थी तो वो मुग़ल राजाओं को एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे किया भी क्या था कि धीरे धीरे से उन्होंने जो सिक्के हुआ करते थे, चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे जो कि कंपनी के द्वारा चलाए जाते थे, जैसा कि आप लोगों ने वर्तमान समय में देखा भी होगा 1857 या उससे पहले के कुछ सिक्के हुआ करते हैं जो चांदी के बने होते हैं, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक तरीके से पूरा सा लिखा रहता है। तो वो चलाए जाते थे। तो धीरे धीरे जो मुग़लों के एक तरीके से नाम हुआ करते थे उन्होंने मिटा दिए थे, यानी कि वो चाहती थी कि जनता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो एक तरीके से बाहरी लोग ना माना जाए, यानी कि उनको आउटसाइडर जो है वो ना माना जाए। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि भारत की जो जनता है उन्हें ही अपना सब कुछ माने। तो अब देख लेते हैं कि नीतियाँ, तो अब नीति के बारे में देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी पॉलिसीज़ जनता के लिए लेकर आई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो था वो उन पर प्रभाव पड़ा। तो इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों और जमींदारों, आदिवासियों और सिपाहियों सब तरह के असर पड़े। तो आप यह भी देख चुके होंगे कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी और जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती थी तो उनका लोग किस तरीके से विरोध करते थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो उस समय जो यानी कि पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाई गई थी तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ठेस पहुंचा रही थी, या तो मान लीजिए कि धार्मिक यानी कि रिलीजियंस तरीके से वो उनको ठेस पहुंचा रही थी। तो कई सारे कारण थे जिनसे जनता को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो अब देखते हैं। तो नवाबों की छिनती सत्ता। तो देखिए, तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की जो ताकत थी वो छिन होने लगी थी। तो इनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे और बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट, तो देखिए रेजिडेंट किसे कहते हैं, तो रेजिडेंट जो कि कोर्ट में जितने भी काम हुआ करते हैं तो वो कोर्ट का लेखा जोखा एक तरीके से रखता है, यानी कि उसमें इंटरफेयर वो करता है, तो उसे रेजिडेंट कहा जाता है। तो रेजिडेंट को तैनात कर दिया गया था। तो स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो थी वो अब घटती जा रही थी, यानी कि अब जो राजाओं को था, तो मान लीजिए कि जैसे उस समय मुगलों के एक तरीके से राजा हुआ करते थे तो राजाओं को अब लाल किले में रहने की कोई भी अनुमति नहीं थी। तो धीरे धीरे से उनकी जो अनुमति थी वो एक तरीके से रद्द कर दी गई थी ब्रिटिशर के द्वारा। तो ब्रिटिशर अब उन्हें राजा ना कहकर प्रिंसेस या प्रिंसेस इस तरीके से मतलब बुलाने लगे थे, यानी कि लाल किले में न रहकर दिल्ली के किसी भी अन्य क्षेत्र पर उन्हें रहने के लिए बोल दिया गया था। एक तरीके से उन्होंने इस तरीके से भी किया था। ऑलराइट, तो स्थानीय शासकों की जो थी वो स्वतंत्रता इस तरीके से घटती जा रही थी, परंतु उनकी सेनाएं जो थी वो भंग कर दी जा रही थी। तो देखिए, जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, एक तरीके से जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, तो वो अपने लिए सेनाएं रखा करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एक पॉलिसी लाई तो पॉलिसी लाने पर उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। तो जो स्थानीय शासक हुआ करते थे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेनाओं को रखते थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप यानी कि राजस्व लेकर के, यानी कि अगर उनकी यानी कि जो स्थानीय शासक हुआ करते थे तो उनसे राजस्व वसूलने के लिए अपनी सेनाओं को, यानी कि वो सब कुछ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पूर्ण तरीके से हर चीज़ में विस्तार हो।
जिससे कि भारत के सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाने, यानी कि पूरी तरीके से वो मुगल बादशाहों का पतन करना चाहती थी। तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। तो उदाहरण के लिए जैसे कि आप जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो देखिए जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में उस समय मिला दिया गया था, जब इनके पति की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो रानी को पेंशन दे दी गई, लेकिन लक्ष्मीबाई इससे अत्यंत क्रुद्ध थी। तो शुरुआत में इन्होंने विद्रोह में दिलचस्पी नहीं जताई, पर परिस्थिति के बाध्य होकर उन्होंने विद्रोह को एक तरीके से साथ देना शुरू किया। फिर मार्च 1858 ईस्वी में जब यूरोल ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों से बचकर मुकाबला किया, यानी कि उस समय डटकर झांसी की रानी ने एक तरीके से उस समय मुकाबला किया। तो झांसी को असुरक्षित जान अप्रैल में रानी अपने दस्तकपुर के साथ झांसी छोड़कर कालपी चली गई थी। फिर कालपी में उन्होंने रानी को हराकर एक तरीके से सामना उन्होंने करना पड़ा था। ऑलराइट, तो फिर हुआ क्या था ये देखिए। तो उस समय जो झांसी की रानी के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया। तो उस समय कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उस समय जो गोद उन्होंने लिया था, यानी कि एडॉप्टेड जो उनका सन था, तो एडॉप्टेड सन को एक तरीके से राजा मान ले। तो उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से ब्रिटिशर को कहा, परंतु एक तरीके से जो डॉक्टर ऑफ लैब्स था, तो ये उसके अनुसार किंग्स की जो नेचुरल संतान होती थी, यानी कि जो प्राकृतिक उनकी संतान हुआ करती थी, केवल वो उनको ही राजा मानते थे, परंतु अदर्स यानी कि जैसे ये गोद लिया यानी कि एडॉप्टेड सन था, उनको राजा नहीं मानते थे। परंतु ये देखिए, अगर मान लीजिए कि उस समय का कोई शासक हुआ करता था और शासक का कोई भी एक तरीके से वारिस नहीं हुआ करता था, जो जितनी भी उस शासक की संपत्ति हुआ करती थी, तो पूरे पर उनकी पॉलिसी के आधार पर अधिकार जो हुआ करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था। तो देखिए वो किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को मनवाया और किस तरीके से क्या क्या उस समय विद्रोह छिड़े। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चोर कंपनी ने भी इस निवेदन को उस समय ठुकरा दिया था। फिर अवध की रियासतें अंग्रेजों में कब्जे जाने वाली आखिरी रियासतों में से भी एक थी। तो 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। फिर 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जे में ले लिया। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का जो शासन है वो ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा। फिर इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो कंपनी ने मुगलों के शासन खत्म करने के लिए पूरी योजना बना ली थी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंग्रेज से केवल जो चाहते थे वो मुगल का जो एक तरीके से मुगल का नामो निशान था तो पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, और ब्रिटिशर को ही भारत के लोग जाने ये वो चाहते थे कि उन्हें बाहरी लोग यानी कि आउटसाइडर का दर्जा ना दिया जाए एक तरीके से, तो ये वो ही चाहते थे। तो कंपनियों ने एक तरीके से क्या किया, तो मुगल शासन खत्म करने का योजना बनाई। तो कंपनी द्वारा की जाने वाली सिक्कों पर मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं भी बसाया जाए, परंतु लाल किले में न रहा जाए। तो 1856 में जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो सबसे ज़्यादा विद्रोह जो छिड़ा था, तो क्यों छिड़ा था इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो तत्कालीन कारण रहे थे 1857 की क्रांति के, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा जब सेना में एक नई बुक इनफील्ड को शामिल किया गया था, तो उसको चलाने के लिए पहले कारतूस पर लगे चर्बी को दांत से काटना पड़ता था, और इन कारणों से कारतूस पर गाय और सूअर की जो चर्बी थी वो लगानी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को विपत्ति होती थी। फिर वर्षों में कारतूस के विरुद्ध मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और फिर धीरे धीरे यह विद्रोह अन्य छावनी में भी फैल गया। तो इस तरीके से जो पूरा विद्रोह था ये 1857 में वो पूरी तरीके से अब फैल गया था, यानी कि अब ये जो विद्रोह था अब पूरे अपने चरम पर था।
तो विद्रोह की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश अफसरों ने मंगल पांडे को ही एक तरीके से तय समझ में ही पहले ही फांसी दे दी। तो एक तरीके से वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रास्ते में और कोई भी इस चीज़ का विरोध करे, यानी कि उनका विरोध करे। तो विरोध करते ही मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। तो यहीं से ही 1857 की जो क्रांति है वो एक तरीके से अस्तित्व में आई थी। ऑलराइट, अब किसानों और सिपाहियों की स्थिति पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। तो गांव में जो किसान हुआ करते थे और जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जो भारी भरकम लगान और कर वसूलने से सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, क्योंकि एक तरीके से बहुत सारे जो लोग महाजनों के लिए लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। तो इसके कारण उनकी जो पीढ़ियाँ थी वो पुराने ज़मीन से हाथ धोती जा रही थी, यानी कि उनके हाथों से वो ज़मीन जो थी वो निकलती जा रही थी। तो जो किसान हुआ करते थे और जो एक तरीके से जमींदार हुआ करते थे, तो लगान इतना ज़्यादा होता था कि वो पूरी तरीके से समय पर लगान को नहीं भर पाते थे। और जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, एक तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले, एक तरीके से राजस्व को कलेक्ट करने वाले, और जो मनी लैंडर होते थे, वो धीरे धीरे से उनकी वो एक तरीके से उनके चक्रव्यूह में फंस जाते थे। फिर होता क्या था कि वो धीरे धीरे अपनी ही ज़मीन में कर्जबंद हो जाते थे, और कर्जबंद होने के साथ साथ वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से वो हिस्सा बन जाते थे। और धीरे धीरे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कंपनी का विस्तार था वो इसी तरीके से किया था। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को जो थी वो ठेस पहुंचा रहे थे। तो पहला ठेस पहुंचाने का कारण तो यही था कि जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति का, जो कारतूस पर यानी कि एक तरीके से चर्बी लगाई जाती थी गाय और सुअर की, तो उन्हें हटाना होता था, यानी कि दांत से हटाना होता था। तो वो कारतूस जब भी काम करते थे। तो सबसे पहला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर भी ये उनके सबसे बड़ा एक कारण था। तो क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना जानते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इसमें हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाने से ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा, जिससे यानी कि जो एक कानून था, यानी कि एक पॉलिसी फिर से लाई गई, एक ऑफिशियल पॉलिसी। तो इस कानून के साफ हो गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करा जाना पड़ सकता है। तो सिपाही गांवों के हालात से परेशान थी, और बहुत सारे जो सिपाही थे वो खुद जो थे वो किसान थे। वो अपनी परिवार गांव को छोड़ आए थे, लेकिन लिहाजा किसानों का जो गुस्सा था वो जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया था। तो इस तरीके से जैसा हमने चित्र 1 में भी देखा कि जो किसान थे और सिपाही थे वो साथ मिलकर एक तरीके से इस विद्रोह में कूद पड़े थे। तो अब देखिए, तो जो सुधार की है वो प्रतिक्रिया क्या थी। तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। तो देखिए, तो किस तरीके के जो सती प्रथा को रोकने और विधवा, तो देखिए, तो सती प्रथा क्या थी। तो सती प्रथा ये हुआ करती थी जब किसी एक तरीके से महिला का पति मर जाया करता था, तो उसे भी उसकी अर्थी के ऊपर ही जला दिया जाता था। तो इसे सती प्रथा कहा जाता था। और समाज में जो विधवा औरत हुआ करती थी, पहली बात तो विधवा हो ही नहीं पाती थी। जब कोई विधवा होती थी तो उसे सती प्रथा के तहत उसी के साथ जला दिया जाता था जिंदा। और अगर कोई विधवा भी हुआ करती थी तो विधवा का जो था विवाह अवैध था, एक तरीके से वो विवाह नहीं कर पाती थी। तो उसको अब बढ़ावा दिया गया, यानी कि उसके ऊपर भी अब कानून बनाए गए कि सती प्रथा को खत्म किया जाए, और जो विधवा है तो उसका विवाह देने की यानी कि मंजूरी दी जाए। तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में जमकर जो था उसका प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि अपने ज़मीन व संपत्ति जुटाने को भी छूट दे दी। फिर 1857 में हुआ था क्या ना कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यानी कि जो ब्रिटिशर थे अब वो एक तरीके से जाति और धर्म को लेकर भी चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग जो है वो ईसाई धर्म को अपनाएं।
ऑलराइट। तो इसमें हुआ क्या था, इस कानून के प्रावधान से कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति उस पर अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। और बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों ने अपने सुधार आंदोलनों के बारे में जो है वो हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो इनके धर्मों को नहीं अपनाना चाहते थे, यानी कि इसका वो जमकर विरोध कर रहे थे। तो आंदोलन कौन कौन से चले थे इस चीज़ को लेकर के, यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर कौन कौन से जो आंदोलन है वो चले थे। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं कि जनता की नज़र से। तो पहले तो हम चित्र 2 के बारे में देख लेते हैं कि जो उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही होते थे या जो खबरें थे वो अफवाहों को फैलाने लगते थे। तो एक तरीके से जो सिपाही हुआ करते थे वो अफवाहों को भी फैलाते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी वो फैलाया करते थे। तो रूमर्स आप लोगों को पता ही होगा कि अगर रूमर्स अगर कोई व्यक्ति फैलाता है तो इस तरीके से यानी कि संभावना जो होती है एक तरीके से विद्रोह की वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा ये भी कारण था, रूमर्स को फैलाने की वजह से भी क्रांति को यानी कि एक रूप मिला। तो जनता की नज़र से हम क्या देखेंगे, तो उस जमाने में जो लोग थे अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए हम स्रोत और 1-2 को पढ़ेंगे। तो उस समय जो अंग्रेजी शासन था यानी कि जो कंपनी रूल था तो क्या उसके बारे में सोचते थे। तो देखिए, तो 84 नियमों की सूची अब देखते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित एक पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा ने आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। और सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। तो अंग्रेज सरकार यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने की पर आमादा थी। तो उन्होंने 84 नियमों को एक साथ सूची बनाई और उस कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों को मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि उन्हें सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी और राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए और तमाम बड़े लोग जो थे वो योजना बना रहे हैं। तो धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी के लिए एक गुप्त योजना तैयार करने के लिए विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो जो ये मेरठ छावनी में इसका युद्ध हुआ था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जल्द ही एक टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो किस तरीके से छा गई, तो उस दौर में एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरण में मिलती है। तो सीताराम पांडे को 1812 में यानी कि 1812 में बंगाल में नेटिव आर्मी के सिपाहियों के तौर पर भर्ती किया गया था। तो किस तौर पर भर्ती किया गया था सीताराम को, बंगाल नेटिव आर्मी। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सीताराम पांडे को कब यानी कि बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। तो 1812 में, और कौन सी आर्मी, यानी कि बंगाल नेटिव आर्मी के। तो उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने बगावत के दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपना कमान अफसर नॉरगेट ने अपनाने वाले स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 में अपनी अवधी भाषा में भी अपस्मरण लिखते हुए जिनका नॉरगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया और फार्म सिपाही द सूबेदार यानी कि सिपाहियों से सूबेदार तक के नाम को प्रकाशित कराया। तो सीताराम पांडे के स्मरण का भी एक अंश इस प्रकार था। तो देखिए, तो सीताराम पांडे का किस तरीके से ये स्मरण था। तो मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे और सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ जो थे वो साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह उन्हें निमाउंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया और उन्होंने जो था 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों ने अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में जो बादशाह है उनको दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है।
तो देखिए, तो चित्र 3 में मेरठ के विद्रोह जो कि सिपाही पर हमला करते हैं तो उनके घरों में घुस जाती है, तो इन इमारतों में उस समय आग लगा दी जाती है। ऑलराइट, तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस युद्ध के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ के अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग जो थी वो बिगुल फूका गया था, यानी कि एक तरीके से उस समय ये पहली जंग हुई थी 10 मई 1857 के बाद। तो एक तरीके से पूरी क्रांति का रूप ले लिया था। तो उसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश जो सेना थी वो कई भारतीय सैनिकों के विद्रोह कर रही थी और अंग्रेजी अफसरों और अधिकारियों को उस समय जो था मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर उस घटना में जो मेरठ के कैंट के इलाके हुआ करते थे, तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इस लड़ाई को पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना गया। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है। तो 1857 की जो क्रांति थी इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। यानी कि एक तरीके से कंपनी के रूल से जो थी उस समय मुक्ति चाहते थे, तो मुक्ति करने के लिए इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। तो फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाही जो थे एक तरीके से खुला विद्रोह कर रहे थे और सिपाहियों ने न केवल अंग्रेजी अफसरों को ही बल्कि इनकार कर दिया, फिर उनकी जेल तोड़कर सैकड़ों बंदियों को भारतीय सैनिकों को मुक्त करा लिया। फिर विद्रोह में सैनिकों ने छावनी पर अपने अत्याचारों व अंग्रेजों अधिकारियों की जो थी उस समय हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से 1857 की जो थी ये क्रांति रही थी। तो इसी के साथ आज की हमारे टॉपिक यानी कि पार्ट 1 हमारी वीडियो का ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपको ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक यूपीएससी वालों के लिए जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई गई है, यानी कि आईएएस टीम के द्वारा। तो उसमें आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी टीम के द्वारा। तो उसमें आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट डे आपको कुछ क्विज़ यानी कि उसके जो आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसके बेस पर ही आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो कि क्विज़ के रूप में होंगे, जो कि टेलीग्राम पर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।